Assalamualaikum class, I hope you all are doing fine. Today our topic is left factoring. आज हम left factoring को पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है और हमने इसे कैसे डील करना है. So let's start the theory. So sometimes we find a common prefix in many productions, like इस तरह आपको बताया गया कि आपके पास प्रोडक्शंस में कॉमन प्रीफिक्स होते हैं, जैसे एक अल्फ़ा बीटा 1, अल्फ़ा बीटा 2, अल्फ़ा बीटा 3. अब इसमें आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा जो है वो कॉमन है. वेयर अल्फ़ा इज़ कॉमन प्रीफिक्स व्हाइल प्रोसेसिंग अल्फ़ा वी कैन नॉट डिसाइड वेदर टू एक्सपैंड ए बाय अल्फ़ा बीटा 1 और बाय अल्फ़ा बीटा 2. सो दिस नीड्स बैक ट्रैकिंग. टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स ग्रामर कैन बी लेफ्ट फैक्टरिंग. अब यहाँ पे हमारे पास ये बताया गया है कि हमारे पास इस तरह के केस में कभी कभी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें लेफ़्ट फैक्टरिंग कर देते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन अ वेरी शॉर्ट नोट, इट्स जस्ट लाइक जैसे हम मैथ्स में फैक्टर्स कॉमन लेते हैं ना. अब कोई भी चीज़ हो तो हम उसमें कहते हैं कि जी ये भी इधर अल्फ़ा है तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं. तो दैट इज़ समथिंग जो हम इसमें भी करेंगे विद सम लिटिल डिफरेंट टेक्निक. So left factoring is a process of factoring the common prefix of the alternatives of the grammar rule if the production of the form A makes alpha beta 1, alpha beta 2 and alpha beta 3 has a alpha as common prefix. So by left factoring we will get an equivalent grammar in such a way कि आपने देखिए क्या किया, अल्फ़ा कॉमन लेके A डैश एक नया इंट्रोड्यूस करवा दिया है आपने कैपिटल प्रोडक्शन या टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सॉरी, और फिर इसको हमने अल्फ़ा बीटा और बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 के इक्वल प्रूव करवा दिए. तो अब अगर हम इमीडिएटली एक्सपेंड करेंगे, अगर हम पहली एक्सपेंशन करेंगे तो पहली एक्सपेंशन ये होगी और उसके बाद जब इसकी एक्सपेंशन होंगी तो वो डिफरेंट होती जाएंगी, तो हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं उठाना पड़ेगा. आगे वो कह रहे हैं वन कैन ऑल्सो परफॉर्म लेफ्ट फैक्टरिंग टू अवॉइड बैक ट्रैकिंग और फॉर फैक्टरिंग द कॉमन प्रीफिक्सेस इफ द एंड रिजल्ट हैज़ no look ahead or backtracking needed, the resulting CFG can be solved by a predictive parser and coded easily in a conventional language, and if backtracking is needed, a recursive descent parser takes more work to implement but is still feasible. तो अब यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपको बैक ट्रैकिंग करनी भी पड़े इन केस इन सम वेज, मतलब मैं आपको एक शॉर्टली बताती हूँ कि ये नहीं हो सकता कि आप सारी लैंग्वेज में और बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस में सारी की सारी बैक ट्रैकिंग वो फैक्टरिंग रिमूव कर दें या ऐसी लैंग्वेज बनाएं, उसकी ग्रामर ऐसी डेवलप करें कि जिसमें बैक ट्रैकिंग बिल्कुल ही ना हो. तो बैक ट्रैकिंग होती है, बैक ट्रैकिंग की ज़रूरत भी पड़ती है और पार्सर्स भी होते हैं जो बैक ट्रैकिंग को डील कर लेते हैं. थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ता है लेकिन वो फिजिबल होते हैं और उनसे काम हो जाता है. अब काम तो हो जाता है लेकिन अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में हो और बैक ट्रैकिंग आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़े, इस बैक ट्रैकिंग का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ लुक अहेड या बैक ट्रैकिंग का, तो अगर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में हो तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है. तो हमारी कोशिश यही है कि ये ख़त्म होगी तो हमारी लैंग्वेज बहुत क्लीन होगी, हमारे पार्सेस ठीक तरीके से चलेंगे, हमारी एनालिसिस एंड ऑल दैट स्टफ विल बी वेरी इजी और उसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत कम आएंगे. ठीक है जी. अब हम आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है. उन्होंने कहा कि एक बड़ी हम अच्छी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लिखा हुआ है कि इफ़ ई देन एस स्टेटमेंट है, इफ़ ई देन S1 एल्स S2. अब यहाँ पे हमें इफ़ ई और देन तो पता है कि दोनों में सेम है. ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसमें कॉमन ले लिया इफ़ ई देन एस को, इफ़ ई देन को, और पहली बार में ये समझें कि ये आपके पास है बीटा 1 और ये आपके पास है बीटा 2. तो देखिए उन्होंने क्या किया कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, इफ़ ई देन एस और आगे आपने एस डैश लिख दिया ताकि आप इस सारी बात को रिपीट ना करें और आप लिख दें एल्स S2 या एम्प्टी. तो a predictive parser, a top-down parser without backtracking insists that the grammar must be left factored. अच्छा, अगर आप टॉप डाउन पार्सर यूज़ कर रहे हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, टॉप डाउन बॉटम अप पार्सर्स, तो आपको पता चलेगा ये प्रेडिक्टिव पार्सर्स और ऑल दैट स्टफ. तो वो इंसिस्ट करता है कि हमारे पास ग्रामर जो है वो लेफ्ट फैक्टर्ड हो.
अब हम इसकी प्रॉपर एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, हम इसको देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर। अब आप अपनी ग्रामर में देखें कि क्या है। इफ, एक सेकेंड, यहाँ पे आपके पास है स्टेटमेंट, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। अल्टरनेटिव इसका यानी दूसरा अल्टरनेटिव है इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। अब ये जो पूरी वाली बात है ये तो आपको दोनों में सेम लग रही है ना, ये देखें ये दोनों में सेम है। तो अगर हम इसको अल्फा कंसीडर करें तो एक बार है आपके पास अल्फा बीटा और फिर है आपके पास अल्फा। ये देखें अगर इसे हम पूरी को बीटा कंसीडर करते हैं। सो व्हेन वी सी इफ वी कैन नॉट नो विच प्रोडक्शन रूल इज टू चूज टू राइट स्टेटमेंट इन द डेरिवेशन। यानी यहाँ अब आपको प्रॉब्लम बताई जा रही है जिसकी बात हमने पहले की है कि अगर इफ आए तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अल्टरनेटिव यूज करना है। एक्सप्रेशन आए तब भी नहीं पता, देन आए तब भी नहीं पता, स्टेटमेंट आए तब भी नहीं पता। फिर स्टेटमेंट यानी 4 वर्ड्स के बाद, पूरे वर्ड्स के बाद या पूरी स्ट्रिंग्स के बाद मुझे पता चलेगा कि अगर एल्स आए तो मैंने पहले वाला अल्टरनेटिव लेना है और अगर एल्स ना आए तो मैंने दूसरे वाला अल्टरनेटिव लेना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि आपको बता दिया। अच्छा, इससे 2 चीज़ें होती हैं, इससे आपकी ग्रामर भी शॉर्ट हो रही है ना, मतलब आप जो नंबर ऑफ वर्ड्स लिख रहे हैं, नंबर ऑफ सेंटेंसेस लिख रहे हैं वो भी शॉर्ट हो रहे हैं क्योंकि आप इतना लंबा नहीं काम करें। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, ये पूरी बात लिख के फिर हमने एक नई स्टेटमेंट या नई वेरिएबल नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवाया और उसकी आगे वाली चीज़ हमने लिख दी। यानी अगर ये इसी तरह हो तो मैंने क्या किया है कि मैंने कहा है ये मेरे पास ए हो तो ए के बाद है अल्फा बीटा और बीटा। ठीक है, आप इसको इसी तरह समझ सकते हैं जैसे हम लोग क्या करते थे, रिकर्जन को रिमूव करते थे, तकरीबन उस तरह है, नॉट एग्जैक्टली क्योंकि आगे जाके थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो फिर आपको डिफरेंट लगेगा कि हमने कैसे किया। लेकिन अगर आप सिंपली इस एग्जांपल को देखें और वो पहली चीज़ को अल्फा और दूसरी चीज़ को अगर मैं बीटा लूँ तो आप ये देख सकते हैं अगर ये आपके पास ए हो तो आपने ए अल्फा बीटा, ये 7 अल्टरनेटिव मैंने वैसे ही लगवा दिए, आप इस अल्टरनेटिव को कंसीडर ना करें अगर तो अल्फा बीटा या फिर खाली अल्फा आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो आपने इसको बना कैसे दिया, आपने कहा कि ए मेक्स अल्फा, अल्फा आपके पास वही है और उसके बाद आपने ए डैश इंट्रोड्यूस करवा दिया और ए डैश को आपने कहा कि जनाब ये बीटा या फिर एम्प्टी सेट को इंट्रोड्यूस करवाएगा, एम्प्टी सेट। तो इस तरह करके आपने ये स्टेटमेंट जो है वो लिख दी। अब हम आगे देखते हैं कि लेफ्ट फैक्टरिंग एल्गोरिदम यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर ईच नॉन टर्मिनल ए विद 2 और मोर अल्टरनेटिव्स या प्रोडक्शन रूल्स, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा हैं, विद अ कॉमन नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स, हमारे पास एक कॉमन नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स है। तो उसके लिए हम फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखें उन्होंने हमें कन्वर्जन इस तरह बताई हुई है कि हमारे पास क्या है, ए इज मेकिंग अल्फा बीटा 1 और जितने भी अल्फा बीटा एन तक और उसके बाद गैमा गैमा एम तक, मतलब ये आम प्रोडक्शन रूल्स हैं जिसमें कोई चीज़ कॉमन हमारे पास नहीं आ रही। ये वाला पहला हिस्सा है जिसमें चीज़ें कॉमन आ रही हैं और ये दूसरा हिस्सा है जिसमें चीज़ें कॉमन नहीं आ रही। तो जिसमें चीज़ें कॉमन आ रही हैं उसमें से हमने एक चीज़ कॉमन लेके एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवाया और नए नॉन टर्मिनल में हमने जिन चीज़ों में से कॉमन लिया था उनको एज इट इज़ लिखवा दिया। अब हम जब प्रॉपर एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि एग्जाम्पल, ए इज मेकिंग स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, सी डी जी, यानी आगे ये जो सारी चीजें ये बन रही हैं। अब आप इन दोनों में देखें कि आपके पास यहाँ पे ए कॉमन है और यहाँ पे सी डी कॉमन है, 2 चीजें आपके पास कॉमन आ रही हैं। हेयर कॉमन प्रीफिक्सेस आर ए एंड सी डी, सो वी फर्स्ट टेक आउट ए एंड री राइट द ग्रामर। हमने सबसे पहले ए टेक आउट कर लिया, जब ए टेक आउट कर लिया इन दोनों में से तो ए यहाँ पे कॉमन आ गया। यानी अब आप देखेंगे अगर मैं इसमें से ए टेक आउट करूं तो क्या होगा, यहाँ से अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बच जाता है, मेरे पास बच जाता है बी कैपिटल बी अल्टरनेटिव में बी।
इस पूरी चीज को मैंने एक नया नॉन टर्मिनल बना दिया, और वो नया नॉन टर्मिनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम उसी फर्स्ट नॉन टर्मिनल की ही को ही यूज करते हैं और उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा देते हैं, जैसे कि एक हम डैश लगा देते हैं, या जैसे हम पहले इसे कॉम्प्लीमेंट भी कहते थे, लेकिन हर बार हमने ए डैश लगा दिया। आप इसे कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे PQRST कुछ भी लिख सकती हूँ। अब हमने ये लगा दिया, इसका मतलब अब सबसे पहले मेरे पास क्या हो जाएगा, A इज मेकिंग स्मॉल a डैश, और a डैश, व्हाट इज a डैश, दिस होल थिंग इज a डैश, तो इसे मैंने आगे लिख दिया। अब मैं CD को कॉमन लूंगी। अब जब मैं यहां से CD को कॉमन लूंगी तो आप देखें कि CD मेरे पास कॉमन आ गया, तो बाकी मेरे पास क्या बच गया, इसको मैं जरा ऊपर के साथ कर देती हूँ। बाकी मेरे पास बच गया G, अल्टरनेटिव में E कैपिटल B, एंड अल्टरनेटिव में F एंड कैपिटल B। ये सब चीजें बच गई मेरे पास। इनको मैंने एक और नाम दे दिया, और वो नाम था मेरे पास A डबल डैश। तो आप यहाँ पे देखें कि अब आप फर्दर क्या करते हैं, जब आप CD को भी कॉमन ले लेते हैं, तो आपने पहले यहाँ पे A डैश लगवाया, फिर CD को कॉमन जब आपने लिया तो यहाँ पे A डबल डैश हो गया। A सिंगल डैश इसके बराबर है और डबल डैश इसके बराबर है। ये आपके पास पूरी ग्रामर होगी जो कि लेफ्ट फैक्टर्ड है। ये पूरी ग्रामर अब हमारे पास लेफ्ट फैक्टर्ड है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास एग्जांपल में लिखा हुआ है जी कि A इज मेकिंग AD, A, AB, ABC एंड B। अब अगर आप बहुत प्रॉपरली देखें, सबसे पहले आपको इसमें नजर आता है कि जी यहाँ तो A कॉमन है, A कॉमन नजर आ रहा है आपको। अगर आप यहाँ पे A कॉमन ले लें इस एग्जांपल में, तो आपके पास बचता है D एंड यहाँ पे एम्प्टी सेट, फिर B, फिर BC। ठीक है, ये सारा आपके पास बच जाता है। अगर इसको आप A डैश कह दें तो आपके पास यहाँ बचता है A इज मेकिंग A डैश। ठीक है, और जो चीज सॉरी A तो कॉमन लिया ना आपने, A डैश, और बाकी बच गया आपके पास B। ठीक हो गया। अब आपके पास A डैश क्या है, असल में A डैश आपके पास है D एम्प्टी सेट B एंड BC। ठीक है, लेकिन आपको अब जब आपके पास A डैश आएगा तो उसमें भी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास B जो है वो भी कॉमन है। ठीक है, तो अब हम इस एग्जांपल को नीचे देखते हैं। देखें यहाँ पे अब आप देखें कि आपको वो मैंने पहले ही बताया। अब यहाँ पे कॉमन प्रीफिक्सेस आपके पास A या AB बन जाती हैं, दो बनती हैं आपके पास कॉमन प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास ये दो कॉमन प्रीफिक्सेस बन रही हैं तो हम उन दोनों तरीकों से इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम A को टेक आउट करें, प्रॉब्लम एक A को हम पिक करें, तो मैंने आपको बताया कि एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये हमने ऊपर से देख लिया, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर भी ये बताया। आपने A को कॉमन ले लिया, तो ये देखें A को कॉमन ले लिया, तो ये सब चीजें, ये चीजें बच गई। ये चीज आपने नीचे लिख दी, यहाँ पे देखें ये नीचे लिख दी हमने, और बाकी चीज ऊपर लिख दी। अब अगर हम कॉमन प्रीफिक्स B भी अब कॉमन ले लें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि B भी आपके पास कॉमन आ रहा है। कहाँ, इसमें आपके पास B कॉमन आ रहा है। अब इसमें आपके पास B कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ अगर B कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बच जाता है, एम्प्टी एंड C, और इसको आप दे देंगे A डबल डैश का नाम। तो यहाँ आपके पास देखें, सबसे पहले आपके पास ये आया, फिर आपके पास ये आया, और फाइनली ये आया। तो ये 3 प्रोडक्शन रूल्स आपके पास बन गए। किस तरह, आपने जब इसमें कॉमन लिया। अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को किसी और तरीके से करें, और वो दूसरा तरीका ये है कि हम A B को कॉमन लेते हैं। अगर मैं A B को कॉमन लूं तो मेरे पास A B कॉमन लेने से आता है, इन दोनों को मैं कॉमन लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं A B को कॉमन अगर इसमें से निकालूं तो सिर्फ इसमें से A B कॉमन निकलता है। तो हम यहाँ पे पहले A B को कॉमन लेते हैं। देखिए A B मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बच गया एम्प्टी सेट। ठीक है, और बच गया मेरे पास C। अब इस जगह से एम्प्टी सेट और C बच गया,
बाकी सब चीजें तो सेम रहेंगी ना, बाकी सब चीजें सेम है। तो मैंने क्या किया, बाकी सब चीजों को हम सेम ही लिखेंगे, लेकिन अगर हम इनकी अरेंजमेंट चेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप किसी भी अरेंजमेंट से उसको लिख सकते हैं। तो मेरे पास सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अब, क्योंकि मैंने ए बी कॉमन ले लिया, तो मैं सबसे पहले ए बी और ए डैश, क्योंकि इसको मैंने अब कह दिया ए डैश, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने लिख लिया बी, और उसके बाद मैंने लिख लिया ए डी और ए। इनको मैंने एंड पे लिखा क्योंकि मैंने इनमें से फिर कॉमन लेना है। वैसे आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको स्टार्ट में भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए विल बी मेकिंग ए बी ए डैश, ठीक हो गया, और ए डी और ए और बी। तो इट हैज नथिंग टू बी वरीड अबाउट कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे ए कॉमन ले लें, ठीक है, आपने ए कॉमन ले लिए, किस में से, इसमें से आप ए कॉमन ले लेते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास अगर आप ए कॉमन ले लें तो आपके पास क्या क्या बचता है। और इस वे में आपके पास ज्यादा आसानी से ए कॉमन लेने जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखें इन तीनों में ए कॉमन है। अब अगर आप इन तीनों में ए कॉमन ले लें तो आपके पास बच जाता है स्मॉल बी ए डैश डी एंड एम्प्टी सेट। ये देखें, ये आपके पास ए कॉमन लेने के बाद बच जाता है। अब अगर ये आपके पास बच जाता है तो फिर हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये देखें स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए। अब क्योंकि आपने यहाँ से सारा कॉमन लेके इसको दोबारा बना दिया ए डबल डैश, तो आपके पास आ गया ए डबल डैश। और क्योंकि बी में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आया तो बी हमारे पास एज इट इज आ गया। अब ए सिंगल डैश हमारे पास क्या था, ये था, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। और ए डबल डैश क्या है, ये है, हमने इसे एज इट इज लिख दिया। तो अब आपके पास दोनों तरीके जो हैं वो ठीक हैं, और दोनों तरीकों से हम बैक ट्रैकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। और आप देख ये सकते हैं कि आपके पास ये दोनों चीजें जो हैं वो वैलिड हैं, और दोनों से आपके पास ग्रामर जो है वो, अगर आप इसे भी कंपेयर करें तो आपके पास दोनों तरीकों से ग्रामर थोड़ी सी डिफरेंट बनी है, ठीक है। मतलब ये वाला तरीका जो है इससे और तरह से आपके पास सोल्यूशन आता है, इस तरीके से आपके पास और तरीके से सोल्यूशन आता है, लेकिन मेनली कोई इतना बड़ा फर्क नहीं आता। आप यहाँ पे देखें, इसको देखें और इसको देखें, तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं आ रहा आपके पास। आपके पास बस ए डैश और ए में थोड़ा फर्क आ रहा है कि कहीं एक चीज आ रही है, कहीं दूसरी चीज आ रही है, यानी कि जो आपके पास ये डैशेज हैं इनमें फर्क आ रहा है। यहाँ पे ए सिंगल डैश है, यहाँ पे ए डबल डैश है, और इधर यहाँ पे डबल है, इधर यहाँ पे सिंगल है, तो इतना बड़ा फर्क नहीं आ रहा। अगर आप देखें तो एक्चुअली हम सेम ही चीज कर रहे हैं। तो ये आपके पास लेफ्ट फैक्टरिंग हो गई। इसको आप देखें, आपकी ये सब्जेक्ट ही इस तरह का है कि इसमें थ्योरी के साथ साथ मतलब टॉपिक आपका बहुत छोटा होता है जिसे हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे लेफ्ट फैक्टरिंग है, लेकिन उसके अंदर चीज़ें इस तरह की होती हैं कि उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ता है, और उसमें हमारा अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और ये एग्जाम्पल्स और इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो कोई इशू हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।